सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, तारीख का इंसान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा कनेक्शन है। ये ताल्लुक़ सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारा गुजरा हुआ कल है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है कि इंसान अपना मुस्तकबिल तो नहीं देख सकता, किसी को नहीं पता कि आइंदा आने वाले दिन में क्या होगा, लेकिन वो अपने बीते हुए कल में अगर झांक के देखे और गुजरे हुए वक्त में होने वाले वाक़यात और उनके अवामिल का मुशाहिदा करे तो बहुत कुछ सीख सकता है। यानी इंसान का माजी हम कह सकते हैं कि इंसान का बेहतरीन उस्ताद है, क्योंकि जो कुछ माजी में हो चुका है इंसान उससे सीख लेता है, उसे पता चल जाता है कि फ़लाँ काम करने के क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। अब यही वजह है कि ज़माना कदीम से ही इंसानी तारीख़ का रिकॉर्ड महफूज किए जाने की अहमियत को समझा गया और इसे किताबों की सूरत में हम तक पहुंचाया भी गया। अब दुनिया की तारीख में ऐसे वाक़यात बहुत कम हैं जिनके बारे में कहा जाए कि इस वाक़ये ने दुनिया का नक्शा बदल दिया या वो दुनिया जैसी थी वैसी ना रही। स्पेनिश फ्लू की हलाकत खेज़ वबा हो या फिर दूसरी आलमी जंग की तबाही, मंगोलों की इंसानियत के खिलाफ जराइम हो या फिर ताउन की आलमी वबा, तारीख पर अगर नज़र डालें तो हर हलाकत खेज़ी के बाद दुनिया बाकायदा तब्दील होती हुई नज़र आई। अगर हम आज की बात कर लें तो कोरोना वायरस आलमगीर वबा है ना, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस आलमगीर वबा ने दुनिया को हम कह सकते हैं कि यकसर तब्दील कर दिया, बदल के रख दिया। यानी दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की जो मूजी वबा है इससे महफूज नहीं है। इसके मरीजों की तादाद में और अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अब दुनिया भर में जो कोरोना के केसेस हैं, कोरोना वायरस से जो मुतासर अफराद हैं, उसकी तादाद है जी 5,84,94,000 से भी तजावुज़ कर गई है। और इस मूजी वायरस से जो हलाकतें हुई हैं वो तादाद भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी, 13,86,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। सिर्फ अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर 2.5 लाख से ज़ायद अफराद इस वबा के हाथों ज़िंदगी से महरूम हो चुके हैं, सिर्फ अमेरिका में। अब नाज़रीन, इंसानी तारीख पर अगर हम नज़र डालें तो इससे पहले ऐसी कोई आलमगीर वबा या ऐसा कोई वाक़या दिखाई नहीं देता जिससे हम कहें कि कुराए अर्ज़ का कोई ख़ित्ता इलाका भी महफूज ना रहा हो। अब यही वजह है कि कुछ जहनों में इस वायरस के ज़रिए इंसानी नस्ल के ख़ात्मे के खदशात ने भी सर उठाया है, लेकिन माहिरीन ने ऐसे जितने भी खदशात हैं उनको मुस्तरद किया। और उनकी क्या राय है, माहिरीन क्या कहते हैं कि इस वायरस की वैक्सीन जल्द ही दस्तयाब हो जाएगी। अब हॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो ऐसी बेशुमार फिल्में हमें नज़र आती हैं, आपने भी देखी होंगी, जिसमें ऐसे वायरस से इंसानी आबादियों का बाकायदा खात्मा दिखाया गया है। जैसे कि कभी ज़ोंबिस को इंसान का इख्तिताम करार दिया जाता रहा और कभी इस तरह की मूवीज़ के जिससे किसी बड़े सितारे के कुरा अर्ज़ से टकराने को इंसानियत के खात्मे की वजह करार दिया गया। आपने भी ऐसी बहुत सी फिल्में देखी होंगी। अब फिल्मी दुनिया की अगर हम ना सुने और जो फिक्शन के हवाले से लिखा गया है या होता है बात, उससे भी हम बात ना करें। फिक्शन अब तक जो मगरिब में क़यामत के हवाले से लिखा गया उसको भी हम साइड पर रख दें, बात ना करें। तो कोरोना वायरस के बाद एक हकीकत तो क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई कि मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बाद भी, इसके बावजूद भी हम किसी वायरस से निजात के लिए 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी वैक्सीन आवाम तक नहीं पहुँचा पाए। और अगर नहीं पहुँचा पाते तो फिर ये बात तस्लीम करना होगी ना कि आज भी इंसान कुदरत के आगे बेबस है, बिल्कुल बेबस है। हम चांद पर तो पहुंच गए, जल्द या बदीर कह लें कि मरीख पर भी पहुंच सकते हैं, मरीख की भी तस्कीर हो जाएगी, लेकिन जानों पर भी कोई कुदरत नहीं रखते। ये एक हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और बाहैसियत मुसलमान ये हमारा ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज़्ज़त, रिस्क, ज़िंदगी, मौत, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने कब्ज़े कुदरत में रखा हुआ है। यानी इज़्ज़त, रिस्क, ज़िंदगी सब अल्लाह ताला ने अपने कब्ज़े कुदरत में रखा हुआ है। हमें अल्लाह ताला ने अक्ल दी, शऊर दिया, अक्ल शऊर बख्शा, जिसके बल पर हमने आज अनगिनत इजादें की और आसाइश के सामान भी इकट्ठे कर लिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़ज़ाओं में सफ़र मुमकिन बना दिया। मीलों तक फैले समंदरों में तिनकों की, बाकायदा तिनकों की हैसियत रखने वाले बहरी जहाज़ रवां हैं, देखें ज़रा। और ज़मीन की तह से हम अपने रब के ख़जाने खोज रहे हैं। सोचें ज़रा, इंसान ने
अपनी सोच और तसव्वुर में हकीकत का रंग भर दिया। लेकिन कुछ नेमतें आज भी ऐसी हैं, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है, रब्बे कायनात के हाथ में ये चीज़ें, जैसा कि ज़िंदगी, इज़्ज़त, रिज़्क। मेरा रब फरमाता है कि मैं अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दूँ और जिसे चाहे ज़िल्लत दूँ। इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। हाकमियत आला जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की है और हुक्मरान सिर्फ़ और सिर्फ उसके नुमाइंदे हैं। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ये जो हुक्मरान है ना, ये सिर्फ़ उसके नुमाइंदे हैं। हुक्मरानों के हर फैसले की अतात वो भी सब पर वाजिब है। लेकिन अगर कोई सरकशी पर आमादा हो जाए तो क्या किया जाए? अब जैसे कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस को जलसे की इजाज़त नहीं दी, अब ऐसे में जलसा करने का क्या जवाज़ पैदा होता है? क्या ये खुली सरकशी नहीं है? क्या इसे हम सरकशी नहीं कहेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब ने तो इसे जंग करार दे दिया और कहते हैं कि अब अगर पीछे हटेंगे तो ये गुनाह कबीरा होगा, गुनाह होगा। ज़रा देखिए मौलाना साहब क्या कहते हैं, देखिएगा क्लिप। जी सुना आपने मौलाना फजल रहमान साहब को। मैं पीडीएम के तमाम जो रहनुमा हैं उनसे आज पूछना चाहती हूँ कि आप तारीख़ में किन हवालों के साथ आखिर याद किए जाना चाहते हैं, कि तारीख़ में किन हवालों के साथ याद किया जाए आपको? क्या तारीख़ से आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा? क्योंकि अगर सीखा होता ना तो आप ऐसा ना करते, ये ना होता जो हो रहा है। जंग का ऐलान करके और उससे पीछे हटने को आप गुनाह करार दें। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपकी जंग है किससे? आप एक सांस में रियासती इदारों के खिलाफ बात करते हैं और दूसरी ही सांस में उन्हीं से बात करने के लिए भी कहते हैं, उन्हें कहते हैं बात करें। आपके इत्तेहादी जमातों में जो मौजूद रहनुमा हैं उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बातें की हैं। अब एक तरफ आप लोग क्या करते हैं जी, ज़रा सुनिएगा नाज़रीन, एक तरफ ये जमहूरियत का राग अलापते नहीं थकते और दूसरी जानिब मुंतखब हुकूमत को गैर आइनी तरीके से घर भेजने की बात करते हैं। क्या ये दोहरा मयार नहीं है, या मैं इसे दोगलापन कहूँ? दोगलेपन का मतलब समझते हैं ना आप नाज़रीन, दोगलापन, या ये फिर मुनाफिकत है? मेरे ख्याल से खुली खुली मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी तो क्या कहलाएगी? अगर आपने सियासी मुफादात के हसूल के लिए कोशिशों को मुक़द्दस अवामी जद्दोजहद का नाम देने की कोशिश की है तो यकीन जानिए, मेरे अल्फाज याद रखिएगा, आपको तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करने वाली, कभी नहीं करेगी माफ़। तारीख पर अगर आप नज़र डालें, जिसने अपने मुफाद के लिए अवाम, मजहब या मुआशरों का लिबादा ओढ़कर आईनी हुकूमत के खिलाफ जाने की गलत कोशिश की, वो सब के सब निशाने इबरती बने हैं। इज्जत किसी को नहीं मिली। एक ज़माने में आपको याद होगा नाजरीन, मियाँ साहब ने अमीरुल मोमिनीन बनने की जुस्तजू की थी, लेकिन जल्दी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अभी जो लीगी रहनुमा है ना, इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सिंगल पॉइंट, सिर्फ एक, एनआरओ दे दो, किसी तरह एनआरओ दे दो। अब इसके लिए हुकूमत को कमज़ोर करो या रियासत को कमज़ोर करो, या हुकूमत को कमज़ोर करो या रियासत को करो, इनके लिए कोई तफरीक नहीं। कोरोना बढ़ेगा तो उसमें भी इनका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि कोरोना बढ़ेगा, हुकूमत कमज़ोर होगी। अब यही वो पॉइंट है, यही वो नुक्ता है जिस पर पीडीएम आप कह लें कि इनकी क़यादत आज जमा है। अब ये बात हुकूमत पर भी पूरी तरह वाज़े हो चुकी है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने भी इजहार ख्याल किया। उनका क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने। और चौधरी साहब, आपकी ये बात समझ आने वाली है, और मुल्क में जो कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद है उसमें हुकूमत को अपोजिशन से भी निमटना होगा। यानी हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, कोरोना तो है ही और अपोजिशन भी। लेकिन सवाल अब क्या पैदा होता है, ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन। सवाल ये कि कैसे होगा, हुकूमत कैसे अपोजिशन की इस चाल को नाकाम बना सकती है, साजिश को नाकाम बना सकती है? कैसे अपोजिशन को जलसे जुलूसों से मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकती है कि जलसे जुलूस छोड़ें, मुज़ाकरात करें, आके बैठ के बात करें, क्योंकि मसाइल का हल बैठ के बात करने से निकलता है, याद रखिएगा। अब कैसे ये सियासी तमाशे जिनसे अवाम को बाकायदा शदीद खतरात लाहक हैं, ये रोके जा सकते हैं? क्या करेगी हुकूमत? कैसे होगा इस सब कुछ? क्या स्ट्रैटेजी होगी हुकूमत की? क्या हिकमत अमली होगी? क्या कर रही है हुकूमत? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अवाम तलाश करिए। मेरी किसी से भी बात हो तो वही सवाल पूछते हैं लोग कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हिकमत अमली है? आप लोग एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप बताइएगा, लोग पूछते हैं। अब जवाब क्या? अवाम के सामने
ये आ रहा है अवाम के जहन में, जो आता है मैं ज़रा बता देती हूँ खुलकर, जो मेरी जिससे भी बात होती है, जितने भी लोगों से मैं डिस्कशन करती हूँ, अवाम कहती है कि शायद हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत अपनी रिट मनवा नहीं सकती है, हुकूमत कानून पर अमल कराने में नाकाम हो गई है। अवाम सोचने पर मजबूर है कि हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब वजह क्या है? वजह हुकूमत की वो बेबसी है जो अवाम को नज़र आती है, टेलीविजन स्क्रीन पर कह लें। लेकिन अब इसका जवाब मुझे अवाम दें। मैं अवाम से पूछती हूँ, अगर हुकूमत क्रैकडाउन करती है, जलसी नहीं करने देती, जलसी का मतलब समझते हैं ना, जलसी नहीं करने देती इन लोगों को, तो इससे भी ऑपोजिशन के मकासद पूरे होंगे। कैसे? मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी, इंतशार पैदा हो या पैदा कर दिया जाएगा। अब इन जमातों के कारकुनान चाहे हुकूमत के वोटर ना भी हों, लेकिन हुकूमत को तो पूरी अवाम का सोचना है ना। हुकूमत तो पूरी अवाम का सोचेगी। भी किसी की बात होती है वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का होता है। जिसने उनको वोट नहीं दिया वो उनका भी प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे मुल्क का है, सिर्फ अपनी जमात का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। उन्होंने सबका सोचना है, सबका ख्याल रखना है। हुकूमती तर्जुमान ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए पेशावर जलसे के शुरका को खुद आपने देखा कि करंतना करने का मशवरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिबली फराज का क्लिप होगा, जरा टीम चलाइएगा। अब इसको सुनने के बाद भी अवाम का एक ही सवाल होगा, हाँ अवाम देखने वाले अभी भी जो देख रहे हैं, जिन्होंने पहले भी देखा, वो यही कहेंगे कि इतनी बेबस हुकूमत, ये हाल है हुकूमत का। ऐसे अल्फाज है ना नाज़रीन जो आप लोग बोलते हैं, जो अवाम बोलती है। यानी सवात में जलसा हुआ, फिर मानसहरा में तमाशा किया गया, अब पेशावर में भी, अब लाहौर और मुल्तान में भी इसी तरह के क्या तमाशे होंगे, और हुकूमत सिर्फ अवाम से इल्तिजा करती रहेगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद तो यकीन जानिए इंतज़ार में है कि कोरोना वायरस किसी तरह फैले और हुकूमत पर तनकीद करने का एक और मौका हाथ में है और हुकूमत कमज़ोर हो, और इसका इजहार वो खुलकर करते भी हैं। अब कोरोना वायरस से निपटने को वो हुकूमत की जिम्मेदारी करार देते हैं। ऐसे कहते हैं कि कोरोना वायरस फैला तो हुकूमत जिम्मेदार है, और अगर नहीं निपटा जाएगा, हिकमत अमली नहीं होगी, तो हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। यानी कोरोना भी अगर ये लोग फैलाते हैं तो जिम्मेदारी हुकूमत पर है कि वो कंट्रोल करें, फैलाए गए जलसे करके कंट्रोल करे हुकूमत, चूँकि वो हुकूमत है। बाजारों और कारखानों को चलने को जलसों का जवाब बनाती है, यानी जब तक कारोबार और कारखाने चलेंगे ऑपोजिशन जलसे करती रहेगी। गौर कीजिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने ख्यालात का कुछ खुलकर किस तरह इजहार किया, उनका क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये जब कहते हैं ना मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क नहीं चल रहा, आप लोग नहीं चलने दे रहे मुल्क को। कैसे लोग हैं आपके? मसले की जड़ भी खुद है और फिर रोना रोने भी आ जाते हैं। क्या बोलूँ मैं इसको? मुनाफिकत बोलूँ, आपकी चालाकी बोलूँ, क्या बोलूँ? आप लोग रुकावट बने हुए हैं। सबसे बड़ा मसला आप लोग हैं, आपका बिहेवियर है, आपका ये अंदाज है, आपकी ये सोच है। बदलें सोच को। आप इस जमहूरी हुकूमत को घर भेजने के चक्कर में कहीं जमहूरियत का ही बोरिया बिस्तर गोल ना कर दें। गौर कीजिएगा मेरे जुमले पर। अपने एनआरओ के चक्कर में आप आइन के मावरा इकदाम से भी पीछे नहीं हटने को तैयार है। कैसे लोग हैं आप? कौन लोग हैं आप? आपकी सियासत सिर्फ करप्शन से लूटी गई, कौमी दौलत के तहफ्फुज़ तक रह गई। सबको पता है, बच्चे बच्चे को बात पता है, किसको नहीं पता? आप लोगों को ना तो कोई कौमी मसाइल का एहसास है और ना ही आवाम की सलामती की फिक्र होती ना, सबसे पहले आवाम की जान की और सेहत की परवाह करते। आपकी सियासत आप लोगों की जात तक महदूद हो गई है। बस आप लोगों को कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, ताकत चाहिए, फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक। आवाम की फिक्र आप लोगों को कब से होने लगी? फिक्र होती ही तो मुल्क के ये हालात करके जाते आप। और फिर कितनी ढिठाई के साथ जिस हुकूमत को आए हुए अभी पूरा टेन्योर उन्होंने पूरा नहीं किया, पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल देते हैं। यानी इतने सालों में आप मुल्क के साथ क्या क्या करते रहे, 3-3 बारियां ली लोगों ने, और उसके बाद आप कहते हैं कि जिस हुकूमत को आए हुए अभी 2.5 साल हुए हैं, सारे मसाइल की जड़ हुकूमत है। बड़े ढीठ लोग हैं आप, और आप अपनी हट धर्मी से पीछे हटने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं अपनी गलतियों से। बड़ा ढीठ होता है वो बंदा जो अपनी गलती ना माने, और गलती नहीं मानेगा तो सीखेगा कैसे? इस्लाह तो हो ही नहीं सकती। वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, भले कितनी भी उम्र हो जाए। पर आप लोग कहते हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, वजह आप लोग हैं। आप लोगों के जो तमाशे हैं ना, ये अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, और जल्दी आपके जो कारकुनान है ना, ये भी आप लोगों को आईना दिखाएंगे। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। अच्छा नाज़रीन, कौमों की तारीख में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो उस कौम के हालात पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं, या कह लें कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, खुशनसीब कौमों के पास कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी कौम की तकदीर बना देते हैं। पाकिस्तानी कौम की आप कह लें कि बदकिस्मती है
कि बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क के क़याम के बाद ज़्यादा अरसा ज़िंदा ना रह सके और नए बनने वाले मुल्क के जो मसाइल के हल के लिए, साजिशों से महफूज रखने के लिए उन्होंने अपनी बीमारी भी किसी को ना बताई। कितनी आला ज़रफ़ी है ये, मुल्क से मोहब्बत है, कौम से मोहब्बत है, और सब कुछ सहते हुए कौम की खिदमत में आखिरी दम तक लगे रहे। इस मुल्क ने कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान को भी खो दिया, जिनके आखिरी कलमात भी अपने वतन से मुताल्लिक थे। हमारे अजीम रहनुमा हमारे मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद थे और ये फ़िक्र आज भी जिंदा है। कौम के मुस्तकबिल के मेमारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज एक बार फिर हुकूमत ने जो तदरीसी निज़ाम इससे मुताल्लिक अहम फ़ैसले किए हैं। चारों सूबों के वज़राए तालीम और दीगर हुकाम के जो अहम इजलास हैं उसमें मुल्क में एक बार फिर तालीमी इदारों की बंदिश का फ़ैसला किया गया। क्लिप होगा जी शफकत महमूद साहब का, चलाइएगा ज़रा टीम। सुना आपने, तालीमी इदारों की जो बंदिश का फ़ैसला है, हुक्मरान जमात की सोच का हम कह सकते हैं कि ऐसी सोच का आकाश है कि वो कौम के मुस्तकबिल के लिए कितनी संजीदा है। ये बच्चे हमारा कल होंगे, हम हो ना हो, हमें अपने कल को हर सूरत महफूज बनाना है। किसी भी अच्छे लीडर की जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं उसकी टीम में भी वो चीज़ नज़र आती है। वो सबसे पहले ये होती है कि आप मुस्तकबिल के मेमारों पर बहुत काम करते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे यहाँ तालीम पर काम नहीं किया गया, हमारे यहाँ सेहत के शोबे में काम नहीं किया गया, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं बने। यानी जिस तरह मियाँ साहब ये दावे करते हैं कि बीमार हैं, वो पता नहीं किस तरह के बीमार हैं। अता ताड़ साहब भी कह रहे थे कि डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि आप आराम करें। बेटी भी कहती है कि जी मेरे अब्बा वहीं पर रहें, लोग तो बड़े जालिम हैं, यहाँ पे आए ना। जैसे अब्बा जी तो बैग बांध के तैयार थे आने के लिए। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इस मुल्क में कौम के मुस्तकबिल के जो मेमार हैं उनको संजीदगी से नहीं लिया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। स्कूल्स को तामीर होना चाहिए था, कॉलेजेस तामीर होने चाहिए थे, यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए थी, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, ताकि यहाँ से बीमारी का बहाना करके लोग वहाँ पे जाते ना, इश्तिहारी ना होते, फरारी ना होते। इस मुल्क को कहते हैं कि जी हमने पता नहीं क्या बना दिया, हमने किसी शहर को पेरिस बना दिया, कोई शहर मिल जाता न्यूयॉर्क बना देते, लेकिन यहाँ पे आप एक हॉस्पिटल बना ना सके। इलाज करने के लिए आपको बाहर के ममालिक जाना पड़ता है, अदलिया आपको बुलाती रहती है, आप लोग आ नहीं सकते। क्या किया आपने इस मुल्क के लिए? तालीम के मैदान में आप लोगों ने क्या किया? सेहत के मैदान में आप लोगों ने क्या किया? सड़कें बना दी, पुल बना दिए, ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए, अंडर पासिस बना दिए, कोई बस चला दी, ट्रेन चला दी, और आपने कहा कि जी हाँ हमने तो मुल्क के लिए बहुत काम कर लिया। मुल्क के लिए अगर किसी ने बेहतरीन काम किया करना हो तो सबसे पहले जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उन करना होगा, उनके लिए आपको हर हाल में सोचना होगा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। और ये सोच है, ये विजन जो है, ये आपके छोटे छोटे फैसलों में नज़र आती है। आपके हर फैसले से पता चलता है कि आप किस विजन को लेकर चल रहे हैं, आप किस सोच को लेकर चल रहे हैं। वरना यही सब कुछ होता रहता जो कि हमारे मुल्क में आज तक होता रहा है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब वैसे नहीं चलेगा जैसे मुल्क में चलता रहा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना की बात करेंगे जिसकी दूसरी लहर ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के इजलास में बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान में कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल्स में मरीज़ों के दाखिले की शरह दुगनी हो गई है। अब अगर मैं पिछले गुज़िश्ता जो 24 घंटे उनकी बात करूँ तो 24 घंटों के दौरान केसेस के मस्बत आने की जो शरह है वो 7.46% तक बढ़ गई है। अब हुकूमती इदादोशुमार के मुताबिक 22 नवंबर को मुल्क में 2756 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब जहां कोरोना ने अवाम की नफ्सियात पर हम कह सकते हैं कि खुले हमले किए हैं, वहीं पे इन मुश्किल हालात में अवाम को कोरोना से निजात के लिए एक उम्मीद की किरण भी नज़र आ रही है। वो क्या है जी? चीन और कनाडा की मुश्तरका कोशिश से कोरोना वैक्सीन का जो तीसरा ट्रायल है पाकिस्तान में जारी है। अब पाकिस्तान में 10,000 शहरियों को कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनाया जा रहा है। वाइस चांसलर शिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं डॉक्टर इकबाल, उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार इस तरह किया। उनका ये कहना था कि अब तक 2,500 अफराद ने इस्लामाबाद में ट्रायल में हिस्सा ले लिया और वैक्सीन के ट्रायल में कोई नुमाया नुकसानात भी सामने नहीं आए हैं। और यानी आप ये कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। और इस वैक्सीन का दुनिया के मैं को बता दूं कि 7 ममालिक में 40,000 अफराद पर ट्रायल किया जा रहा है। 7 ममालिक के 40,000 अफराद पर ट्रायल किया जा रहा है। अब इसके अलावा पाकिस्तान की डाउ यूनिवर्सिटी में कोरोना से जान बचाने वाली दवा के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल के बाद दवा की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। अब इस दवा पर काम करने वाले डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोरोना की शदीद अलामात में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनकी रिकवरी 60% रही है, 60%। और कोरोना की जो कम शिद्दत के मरीज़ हैं
उनमें इस दवा से रिकवरी रेट जो बताया जा रहा है, रिकवरी वो 100% बता रहे हैं, 100%। अब इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान अपनी तैयार करदा वैक्सीन को बहुत जल्द आवाम की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। वैक्सीन की तैयारी के हवाले से बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा स्वीडन की दवासाज कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन बीमारी से जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मौसर करार दी जा रही है। अब 7 माह बाद इसके आखिरी मरहले के ट्रायल के नताइज जारी किए गए हैं। वो नताइज क्या कहते हैं कि जी ये वैक्सीन लोगों को बीमार होने से बचाने में 70.4% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। और जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कहते हैं इसके हवाले से कि जो डोज़ की मिकदार है उसमें कमी से ये शर्रा 90% तक भी पहुंच सकती है। अब इसी तरह अमेरिका ने सबसे पहले 9 नवंबर को अपनी कोरोना वैक्सीन के इंसानी ट्रायल के तीसरा ना सिर्फ तीसरा बल्कि आखिरी मरहला उसके इब्तदाई नताइज भी जारी किए थे। और आपको याद होगा कि ये जो नताइज आए थे उसे बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वैक्सीन को 90% से ज़ायद मौसर भी करार दिया था। अब कोरोना और इसकी वैक्सीन के हवाले से बहुत से सवालात हैं जो सबके ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं। जवाब तलाश करने के लिए आज मेरे साथ एक मौजूद मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सजाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब अब वैक्सीन के हवाले से बात हो रही है, कोरोना के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब हम तलाश करना चाहेंगे। अब दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन पर आप देख रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है और बहुत उम्मीद की जा रही है कि जो काम है पॉजिटिव होगा और हमें निजात मिल सकती है इस बीमारी से, इस वैक्सीन से कारामद साबित हो सकती है। अब डॉक्टर साहब ये जो तजर्बाती नताइज हैं इनको देखते हुए, जिस तरह परसेंटेज बताई जा रही है, रिकवरी रेट बताया जा रहा है, ये नताइज को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दौर में कोरोना जो है, ये वबा है, ये बहुत बड़ा मसला नहीं रहेगी या अभी ये जो मरहला है ये बहुत दूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फिजा। देखिए बात सारी ये है कि वैक्सीन इतनी जल्दी तो आपके पास नहीं आएगा और प्रॉब्लम ये है कि आपको जब ये वैक्सीन आएगा तो बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन की इफिकेसी कितनी है और ये कितना इफेक्टिव, कितने महीने, कितने साल ये इफेक्टिव रहता है। क्या हर साल, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस का जो वैक्सीन आया वो भी काफी अरसे के बाद आया और उसको भी हर साल उसका स्ट्रेन चेंज होता है, तो उसको हर साल आपको दूसरा एक वैक्सीन हर साल लगाना पड़ता है। ये नहीं होता है कि वो पुराना वैक्सीन आप लगा लें तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। लिहाजा इसमें भी ये बाद में देखना पड़ेगा कि वैक्सीन के आने के बाद, हाँ, जब ये तमाम चीजें प्रूफ हो जाएंगी, लोगों को लगना शुरू हो जाएगा और वाकई कोरोना में लोग मुब्तला नहीं होंगे वैक्सीन लगाने के बाद, तो मैं समझता हूं कि फिर बहुत अच्छी एक कामयाबी होगी कोरोना से बचाव के लिए। लेकिन फिजा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन अभी मौजूद है, देखिए वैक्सीन के लिए तो बड़ी भागदौड़ हो रही है अमेरिका के अंदर भी, रशिया में भी, कनाडा में भी, बल्कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ चाइना, कनाडा के साथ मिलके जो पाकिस्तान की उसकी तो बहुत अच्छी कामयाबी की बातें हो रही हैं इंशाल्लाह ताला। वो भी जो उसके हवाले से मैं जानना चाह रही थी, आपने अच्छा किया, मेरे ज़हन में एक सवाल था कि पाकिस्तान ने जो चीन और कनाडा के इश्तराक से जो आप बता रहे हैं वैक्सीन तैयार की है, आपके ख्याल में ये कितनी कामयाबी है, कितनी बड़ी कामयाबी, उससे हम कितनी उम्मीद रख सकते हैं? प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा आपने क्या। जी। जितनी भी हमारी मालूमात के हिसाब से हमने तो देखा है कि जितनी इसमें ट्रायल के जो वॉलंटियर्स हैं, इसमें इवन के डॉक्टर्स भी वॉलंटियर्स हैं, तो हमें ये पता लगा है कि उसमें 90 to 95% जो है उसमें कामयाबी है। लेकिन ये ऑफिशियली बाद में पता लगेगा कि इसकी कितनी है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत कामयाब वैक्सीन होगा जो पाकिस्तान में बन रहा है। अब ये इसके आने में भी अभी टाइम लगेगा, मार्केटिंग होगी और फिर उसके बाद लोगों को जब लगेगा तो उसके बाद पता लगेगा। डॉक्टर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, टाइम की बात की तो बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि टाइम कितना हो सकता है। लाइक लोगों के जहनों में होगा कि क्या 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, कितना टाइम हो सकता है मिनिमम? कम अज कम जो है ना, अभी आप इसको रख लें कि 6 महीने से पहले तो अभी वैक्सीन नहीं आती, कोई भी वैक्सीन, और यानी मई जून 2021 से पहले नहीं आने वाली, क्योंकि सबको मिलने में टाइम लगेगा। एक आम आदमी को लेते तकरीबन साल लग जाएगा या उससे ज्यादा भी होगा। सही। लेकिन जो वैक्सीन अभी मौजूद है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके तवज्जो से, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैक्सीन अभी मौजूद है हमारे पास, लोग उसका तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। तो हम जो है मेरा एक ओपिनियन ये भी है कि वैक्सीन जब आ जाएगा तो कितने लोग लगाएंगे उसमें। लोग तो कोरोना को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन
जब आएगा और बहुत से लोग इससे निजात हासिल करेंगे तो शायद एक को देख के दूसरे को देख के लोग जो है लगाना शुरू करेंगे। आपने एक और अहम टॉपिक छेड़ दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप तो सारा दिन ये तमाम बातें सुनते होंगे कि बहुत से लोग जो मानते हैं, ये बड़ी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं, ऐसी रूमर्स कि कोरोना तो साजिश है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब बहुत से लोग वैक्सीन को लेकर बड़ी बातें फैला रहे हैं, बड़ी रूमर्स हैं। वो कहते हैं जी वैक्सीन लगाने से ये तो साजिश है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चे नहीं पैदा होंगे लोगों के यहाँ, इससे भी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आप भी सुन रहे होंगे। जी मैं यही कह रहा हूँ, चले किसी ने नहीं लगवानी वो ना लगाए, ना ले वो वैक्सीन, लेकिन दूसरों के ज़हन में तो ऐसी बातें ना डाले। हाँ डाले, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि हमें किसी और को नहीं रोकना चाहिए। अगर हम मुतमईन नहीं है तो ये पास हम अपने पास रखें, लेकिन उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन हमारे पास अभी मौजूद है उसका नाम है मास्क। ठीक, अगर हम पहले मास्क तो लगा लें ताकि ये वैक्सीन तो इस्तेमाल करें, हम मास्क ही नहीं लगाते। आप देखिए जितने भी हुजूम है, हुजूम में मैं चला जाता हूँ, जहाँ भी मैं देखता हूँ दुकान है, बाजार है, रेस्टोरेंट है और शादी ब्याह है, वहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाए हुए होते हैं, और जो मास्क लगाते भी हैं वो नाक के ऊपर नहीं लगाते, वो तो उनके गले के अंदर लगा हुआ होता है। प्लस ये है कि ये मास्क आप देखिए कि अभी जलसे जुलूस और यहाँ तक कि अपोजिशन ने जो जलसे कल किए उसमें देखा गया, मैंने जो फ्यूनरल हो रहा है उसमें देखा हमने कि वहाँ तो किसी किस्म का मास्क का इस्तेमाल नहीं, नो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर कोरोना ऑलरेडी फैल चुका है, और जलसे जुलूस के अंदर हुकूमत जिन्होंने इसको SOPs को फॉलो कराना था, हुकूमत खुद उन्होंने जलसे जुलूस में को मुनक्कद कराया। तो ये बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपको एक इत्ला दे दूं कि पाकिस्तान में बेतहाशा एक अच्छी खासी तादाद हेल्थ केयर वर्कर्स की, जिसमें कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये बीमार हो चुके हैं कोरोना में और वो क्वारंटाइन हुए हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि कम से कम 95% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी अस्पताल के अंदर हो चुकी है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग, डॉक्टर्स अगर घर में बैठ गए और मरीज अस्पताल पहुंच गए तो आप देखें कि फिर क्या सिचुएशन बनेगी हमारे मुल्क में। डॉक्टर साहब एक और सवाल ज़हन में आता है ना कि जो ये बार बार कहा जाता है कि अगर इतने ज्यादा लोगों को हो जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी की टर्म होती है जो आम लोगों को तो समझ नहीं आती। आप जरा समझाइएगा कि ये मतलब उसके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी लोगों में जब इतने लोगों में हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये कि जिनको हो रहा है उनको दोबारा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी एंटीबॉडीज हैं वो आई थिंक 29 से 30 दिन तक रहती हैं, उसके बाद फिर आपको चांस होता है कि आपको दोबारा हो सकता है कोरोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जिसको एक दफा कोरोना हो गया है तो वो, मैं बार बार कहता हूँ, वो टार्जन ना बने, वो उनको दोबारा ये कोरोना हो सकता है। लिहाजा तमाम SOPs को उनको भी फॉलो करना है। और दूसरी बात जो आप इसकी दूसरा एक और सवाल जो आपने किया हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जी जी, हार्ड इम्यूनिटी के बारे में, तो वो हार्ड इम्यूनिटी देखें, हार्ड इम्यूनिटी जो है एक बहुत ही बड़ा सा जुमला है कि ये एक को दूसरे को होता रहेगा, वो ठीक हो जाएंगे, वो सही हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सीवियर हो गया, जो सीरियस होके इंतकाल कर गया, उसकी तादाद कितनी होगी। अभी आप देखें जो सेकंड वेव है इसके अंदर तकरीबन 4-5 दिन लोग बीमार होते हैं, जो इतना स्ट्रॉन्ग वायरस है, लीथल वायरस है कि वो उसके बाद वो इंतकाल कर जाते हैं। जो भी वेंटिलेटर पे गया वो वापस नहीं आया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हमने अगर छोड़ दिया सबको कि तमाम लोग जो इन्फेक्टेड हैं, जो बच गया वो सिकंदर, अगर हमने ये फार्मूला अपनाया हुआ है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, अब मेरे पास 1 से 1.5 मिनट है, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मैं सिर्फ ये भी जानना चाहूंगी कि अब जो इसके सिम्टम्स हैं दूसरी लहर में वो क्या हैं, वो पहले से थोड़े मुख्तलिफ हैं, जरा नाज़रीन को थोड़ा आगाह कर दीजिएगा कि किस तरह ख्याल रखना है अपना, मास्क के अलावा और क्या क्या करना है और सिम्टम्स क्या हैं भी। देखिए इसकी अलामात जो है पिछले जो वेव थी उसी तरह का है कि जैसे पिछली दफा नजला जुकाम, खांसी वगैरह, बहुत खांसी हो रही थी लेकिन नजला जुकाम, गले में दर्द नहीं था। लेकिन इस दफा नजला जुकाम, गले में दर्द है, खांसी डेफिनेटली खांसी है, डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है, बुखार होता है ऑफ कोर्स, और कुछ लोगों को सिंपल एक अलामात होती, मिसाल के तौर पे कि जी डॉक्टर साहब हमें
सूंघने की ताकत खत्म हो गई है, हमें पता नहीं चल रहा है, हमें हमारा टेस्ट खत्म हो गया है। एक सिंगल, ना बुखार है, ना खांसी है, ना कुछ है, या सिर्फ और सिर्फ खांसी है। और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जी हमें सिर्फ डायरिया है और पेट में दर्द है और मुझे कुछ कोई लोगों को बुखार चक्कर आ नहीं रहे है, हैं, कोई कुछ गले लोगों में को दर्द वीकनेस है। फील हो रही है, बिल्कुल। हाँ, किसी को, हाँ, और उसके बाद वीकनेस बहुत होती है इसके अंदर। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये सारी चीजें जो हैं वो इतनी ये ऐसी हो गई है कि ये लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को संजीदा लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा भी जो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं, प्लीज इसको लीजिएगा। दूसरी लहर जो है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। मास्क लगाइए, अपना ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी प्लीज बहुत ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे होंगे मेरे साथ सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। मफरूर से इश्तिहारी का सफ़र मुकम्मल होने में सिर्फ 12 घंटे बाकी रह गए हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सजा याफ्ता मुजरिम को वापसी के लिए दी जो डेडलाइन है उसमें आखिरी 12 घंटा रह गए हैं और नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे नहीं आएंगे बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि उनकी बेटी भी कहती है कि मैंने वालिद को मशवरा दिया कि वतन वापस बिल्कुल ना आए, लोग बड़े जालिम है। जैसे मरियम साहब आप तो लोगों को पागल समझती है ना कि आपके मशवरे से पहले जैसे वालिद ने तो बैग शैग तैयार रखा हुआ था कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, मैं फेस करूंगा अदालतों को। ये जब एहतराम की बात करते हैं, ज़बानी कलामी होता है कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, जो एहतराम आप प्रैक्टिकली करते हैं वो सबको नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सदीक जान से अंदर की खबर जानते हैं। सदीक, अब इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद ये जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी कानूनी तौर पे क्या हैसियत होगी या फिर इनको कितना नुकसान हो सकता है, और जो इनको नुकसान होगा उसका खमियाजा पार्टी को भी भुगतना होगा? देखें, कल क्योंकि 24 नवंबर है और कल 11 साढ़े 11 बजे, यानी अब हमारा प्रोग्राम तकरीबन पौने 11 बजे ये चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे बाद वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बज़रिया इश्तिहार मफरूर नवाज शरीफ को आखिरी मौका दिया था, आखिरी मोहलत दी थी और डेडलाइन थी 24 नवंबर को समाअत के वक्त तक कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, अदालत के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जो पाकिस्तान से फ़रार हैं, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं हैं, वो पाकिस्तान इस वक्त तक तो नहीं आए, डेफिनेटली वो नहीं आएंगे कल भी। तो कल जब वो नहीं आएंगे तो प्रोसीजर जो है, जो कानूनी तकाज़े हैं वो बाकी मुकम्मल हो चुके थे। आखिरी एक कानूनी तकाज़ा रहता था और वो था बज़रिया इश्तिहार मफरूर की तलबी का, वो तकाज़ा भी पूरा हो गया है। तो कल कभी इम्कान है कि अदालत की जानिब से कल ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। और इससे पहले वो एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हो चुके हैं, यहाँ से भी वो इश्तिहारी हो जाएंगे। एक केस में वो मफरूर हैं, उसमें अभी प्रोसेस जारी है इश्तिहारी होने का। तो जब ये इश्तिहारी हो जाएंगे तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये इश्तिहारी होना इनके लिए, इसलिए कि फिर ये डिबेट होगी, फिर ये बहस होगी। नैब प्रोसिक्यूटर्स इस बात पर बहस करेंगे कि जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इश्तिहारी हो जाएंगे तो फिर इनकी जो पेंडिंग अपील्स हैं, जो एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ इन्होंने अपील्स कर रखी हैं कि जी मुझे बाइज़्ज़त बरी किया जाए और मेरे खिलाफ जो फैसले हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर वो अपीलें ऑन मेरिट सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएंगी। और अगर वो नहीं सुनी जाती और उनको बगैर सुने मुस्तरद कर दिया जाता है तो ये शरीफ ख़ानदान के लिए और नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और उसके बाद जो अगर कोई 1, 2, 5, 10% को चांसेस हैं भी सही नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के, तो वो भी नहीं रहेंगे। वैसे तो नवाज शरीफ के बारे में यही बताया जाता है उनकी पार्टी ज़राए की जानिब से कि वो फैसला कर चुके हैं कि वो अब अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान को खैरबाद कह चुके हैं और अब वो ज़िंदगी अपनी पूरी जो है वो लंदन में गुजारेंगे। कल आप देखते हैं कि इस हवाले से अदालत के क्या अहकाम आते हैं। हमें यही लग रहा है जो कोर्ट प्रोसीडिंग को हम देखते हैं कि कल उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। मरियम नवाज ने अपने वालिद को जो वतन वापस ना आने का मशवरा दिया है, अब इससे एक बात तो बड़ी जाहिर होती है, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा ही मार लेते हैं। अपने को एक्सपोज करने के लिए मैं कहती हूँ ये खुद ही काफ़ी है, इनको तो किसी दुश्मन की, किसी हरीफ की ज़रूरत नहीं है। अब इससे बाकायदा ये मैसेज जाता है, जाहिर होता है कि नून लीग कानून को अपनी बांदी समझती है। अब ये लोग कानून से कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? ये तो सबको पता है कि कानून को बांदी समझते रहेंगे, लेकिन ये कब तक करते रहेंगे? देखें, ये तो एक तो इनको अदालतें भी वो चाहिए जो जस्टिस मलिक कयूम साहब की तरह की हों, जिनको ये फ़ोन करके और बताएं कि आपने कल फैसला क्या लिखना है। और जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक ये कानून के साथ इस तरह से खेलते रहेंगे। अब बाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हुकूमत के कोर्ट में है कि हुकूमत किस तरह से कोशिशें करती है, काविशें करती है, किस तरह के इकदाम करती है और इनकी कोशिशें और काविशें किस हद तक
जो है वो इफ़ेक्टिव साबित होती हैं और ये किस हद तक वहाँ के इदारों को, यूके के इदारों को मुतमईन कर पाते हैं कि ये हमारा मुजरिम है, ये सज़ा याफ्ता मुजरिम है, ये इश्तिहारी है, ये मफरूर है, ये भगोड़ा है, ये मतलूब है और इसको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो ज़ाहिर है ये वापस आएंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये जो आपने मरीम का कहा, ये ड्रामे करते हैं, ये अदाकारी करते हैं, इनसे बड़ा कोई सियासी फनकार नहीं है कि पता है इनको पहले से है कि उन्होंने वापस नहीं आना। अब ये ड्रामे किए जा रहे हैं कि जी हम उनको मिन्नत कर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ते है वापस ना आए। जैसे वो तो बैग तैयार करके बैठे हुए थे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे ले जाएगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, लग ऐसे ही रहा है कि वो अपना सामान पैक करके बैठे हों और इन्होंने ज़बरदस्ती आगे से दरवाज़ा बंद किया हो कि नहीं आप नहीं जा सकते। वो तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए जो है वो बेताब हो, बेकरार हो। सदीक, ड्रामे से मुझे एक और बात याद आई ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रामे करने में लोग माहिर हैं, ड्रामे करने में उन्होंने शायद पीएचडी की हुई है। अब बता तारिक ने क्या कहा कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने वापस आने से मना किया है। अब नवाज शरीफ साहब इतने अरसे से लंदन में मुकीम है। अब सदीक आप देखें, एक दफ़ा भी वो हॉस्पिटल नहीं गए, डॉक्टर्स उसको मना करें, उनको मना करें कि बहुत बीमार शख्स है, ऐसा बीमार शख्स है कि कभी हॉस्पिटल तक नहीं गया। बीमारी का बहाना और ड्रामा, ये कब तक चलेगा? ये ज़ाहिर है ये चलता रहेगा जब तक वो वापस नहीं आते। आप देखें ना, बताया गया था वो कभी वापस नहीं आएंगे, उन्होंने इरादा कर लिया, नहीं हमेशा चलता रहेगा ये। जी बिल्कुल, उन्होंने वो खुद तो कभी नहीं आएंगे और वो फैसला कर चुके हैं। अगर हुकूमत लाने में कामयाब हो जाती है तो जाहिर है फिर तो उनको आना ही पड़ेगा। और देखें, ये वही नवाज शरीफ हैं जिनके बारे में बताया जाता था कि उनको छोटी बड़ी जो है वो ज़ाहिरी पोशीदा 17 अमराज हैं, 12 अद्वियात वो खाते हैं और पता नहीं उनकी कौन कौन सी शरियाने और उनकी और पता नहीं क्या क्या उनके मसाइल हैं। लेकिन आपने देखा कि पूरा 1 साल उनको हो गया है पाकिस्तान से गए हुए, आज तक वो 1 घंटे के लिए भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। उनकी रिपोर्ट्स नहीं पाकिस्तान भेजी जाती, प्लेटलेट्स की कोई रिपोर्ट्स नहीं है। बीमारी भी ये कब से जी बिल्कुल, ये तो उन्होंने खुद अपने अमल से साबित किया ना। बिल्कुल बिल्कुल जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपके बजिए के लिए ये। और नाज़रीन, आज लेजेंडरी अदाकार वहीद मुराद की बरसी है और उनकी याद में देखिए मत समझो हमने भुला दिया। और डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।